Hello dear students, welcome to yet another lesson from the diary of एन फ्रैंक। और इस लेसन में हम एन फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश को पढ़ेंगे। यानी एक ऐसी लड़की जो 15 साल की उम्र में ही दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह मीन्स हिटलर की यहूदी विरोधी ही जस्ट डिड नॉट लाइक ज्यूज पीपल और बहुत ही प्लान्ड वे में कंसंट्रेशन कैंप्स में रखकर उसने इन सबको ख़त्म करवाया, जिनकी तादाद लगभग 6 मिलियन मीन्स 60 लाख बताई जाती है, जिनको उसने मरवा दिया था क्योंकि वो एक रेसिस्ट किस्म का आदमी था, यानी एक नस्लवादी था। और एन फ्रैंक की फैमिली का कोई सदस्य नहीं बचा था, सिर्फ उसके पिता जीवित बचे थे और उन्होंने ही 1947 में एन फ्रैंक की डायरी को छपवाया और बाद में ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक मानी गई। तो आइए एन फ्रैंक के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही खुशदिल शौकीन लड़की भी थी, क्योंकि जब वो हाइडिंग प्लेस में रहते थे तो उस समय भी वो बाल संवारना और अपने नेल्स की देखभाल करना और जब वो आज़ाद होंगे तो क्या क्या खरीदना है, बहुत सपने वो देखती थी। और उसका एक सपना था कि वो आगे चल के एक लेखिका बनेगी। हेयर अ कोट इज़ गिवन एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। अपनी फ़ोटो पर उसने कमेंट दिया था कि मैं हमेशा अपने आप को इस तरह से दिखना चाहूँगी। एंड सी इज़ स्माइलिंग एंड देन आई वुड, और हो सकता है फिर कभी मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, यानी सपनों का शहर जैसे हमारे यहाँ मुंबई है। ये 10 अक्टूबर 1942 को उसने लिखा था और ये बहुत टाकेटिव भी थी। इसे हम जब आगे लेसन में पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। एन फ्रैंक का पूरा नाम था एनालिस मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929 को जन्म हुआ था और चूँकि डेट क्लियर पता नहीं है उसकी डेथ की, इसलिए फरवरी और मार्च मेंशन किया जाता है 1945 में। यानी उसकी डेथ के कुछ ही दिन बाद एलाइड फोर्सेस जर्मनी में प्रवेश कर गई थी। अगर शायद वो जिंदा रहती तो बचा ली जाती। सी वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश। धर्म से वो यहूदी थी, लेकिन जर्मनी में जन्म हुआ था। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जन्म हुआ था, मेन नदी पर बसा है फ्रैंकफर्ट। हु रोट वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। तो अपने परिवार के साथ जब वो हाइडिंग प्लेस में रहती थी और साथ में 4 और फ्रेंड्स थे। नीदरलैंड यानी एम्स्टर्डम में रहते हुए उसने अपनी डायरी के ज़्यादातर हिस्सों को लिखा था। और ये तब की बात है जब जर्मन की जो नाजी फोर्सेस थीं उन्होंने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया था। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंट पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड, यानी फंस गए, व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो वो भाग के तो नीदरलैंड गए थे कि शायद बच जाएंगे, लेकिन हिटलर ने नीदरलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया था और नाजी फोर्सेस वहाँ भी पहुँच गई थी। एज प्रोसिक्यूशंस, यानी कि जब अत्याचार बढ़ गया अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई इन 1942, जो कि लगभग 6 जुलाई की डेट पढ़ने को मिलती है। इन हिडन रूम्स इन अ फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जहाँ पर ऑटो फ्रैंक काम किया करते थे उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में ही वो लोग छुपे हुए थे। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, लगभग 2 साल तक तो वो छुप कर रहने में कामयाब रहे। अगर हम एग्जैक्टली काउंट करें तो ये बनता है 2 ईयर्स एंड 35 डेज़। तब तक ये अपने आप को बचाने में कामयाब थे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड मीन्स किसी ने विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। तो जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बिना किसी मुकदमा चलाए और घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर किया जाता था लोगों को, वहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया गया। दे वर ट्रांसपोर्टेड। और वहीं कैंप में एन फ्रैंक की डेथ हो गई और उसकी डेथ जो हुई थी वो टाइफाइड से हुई थी। और उस कैंप का नाम था बॉगेन बल्सन कैंप। विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, मीन्स पहले उसकी सिस्टर की डेथ हुई और उसके कुछ दिनों बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके पिता जो अकेले बचे थे उस परिवार में, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब युद्ध ख़त्म हुआ तो एम्स्टर्डम वापस लौटे ये देखने के लिए कि मेरी फैमिली से कोई बचा है कि नहीं, एंड टू फाइंड दैट डायरी हैड बीन सेव्ड। तो सिर्फ ये पता चला कि एन फ्रैंक की डायरी बची हुई है, एन फ्रैंक नहीं है। पता नहीं जुल्म ढाने वालों का दिल कैसा होता है जो बच्चों को भी नहीं बख्शते। एक दुष्ट व्यक्ति हिटलर ने जाने कितनी मौतों का जिम्मेदार बना। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, तो उसके पिता को ये विश्वास हो गया कि जो डायरी है ये अपने आप में यूनिक है। तब ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, तो उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि इसे छपवाया जाए इन इंग्लिश, क्योंकि शुरू में ये डच में लिखी गई थी। यानी
एन फ्रैंक डच भाषा में अपनी डायरी को लिखा करती थी, तो उसे इंग्लिश में छपवाया और उसका नाम दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और ये टाइटल सूट भी करता है। हालांकि इसमें एन फ्रैंक का नाम नहीं है टाइटल में, लेकिन इस डायरी ने एन फ्रैंक को इटर्नल बना दिया, वो मरकर भी आज अमर है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, तो जब वो 13th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तब उसको ये डायरी दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942। क्रॉनिकल्स मीन्स टू गिव डिस्क्रिप्शन डेट वाइज in a systematic way, in an orderly way, first, second, third, like this. What happened, then what happened, then what happened. So it is clear that she started writing from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो लास्ट एंट्री जो थी वो 1 अगस्त 1944 को थी, क्योंकि 4 अगस्त को 1944 में उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। It was eventually translated from its ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनली ये डायरी डच भाषा में लिखी गई थी, जैसा भी हमने बताया था, और उसके बाद इसे बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। तो दुनिया की सफल पुस्तकों में से मानी गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स बनी हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए हैं एन फ्रैंक की लाइफ पर, एंड इवन एन ओपेरा मीन्स नाटक भी लिखे गए बेस्ड ऑन द डायरी, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। इस डायरी को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया, मीन्स एक बहुत ही समझदार लड़की को रिफ्लेक्ट करती है, एंड इनसाइटफुल माइंड, ऐसा माइंड जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, चीज़ों को बखूबी समझता था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इंटीमेट मीन्स वेरी क्लोज, जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता हो, जिसके बारे में, जिसे हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। इंटीमेट एग्जामिनेशन मीन्स जांच परख ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो डायरी में लिखा करती थी कि नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान ज़िंदगी कैसी बीत रही थी लोगों की, उनकी खुद की। शी वॉज एबल टू डिस्क्राइब द थिंग्स इन अ वेरी इम्प्रेसिव वे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। तो हिटलर ने जो नरसंहार कराया था उसे ही हॉलोकास्ट कहा जाता है। विक्टिम्स मीन्स शिकार। तो उस हॉलोकॉस्ट के शिकार लोगों में, जिनकी संख्या 60 लाख से भी ज़्यादा है, उसमें सबसे प्रसिद्ध लोगों में एन फ्रैंक का नाम भी आता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया है तो आप इसे खुद अटेम्प्ट करिए। और यहाँ से हम पढ़ेंगे एन फ्रैंक के द्वारा डायरी में जो लिखा गया उसको। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखना एक अपने आप में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब अनोखा एक्सपीरियंस अनुभव होता है जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं। फॉर समवन लाइक मी, और ख़ासकर मुझ जैसे के लिए, क्योंकि वो तो अभी छोटी थी, 15 साल की थी, और डायरी तो बड़े लोग लिखते हैं ऐसा वो समझती थी। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, डायरी जैसी चीज़ को मैंने छुआ तक नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज एक वजह ये भी है, इट सीम्स टू मी दैट कि दैट लेटर ऑन नाइदर, कि बाद में नाइदर आई नॉर एनीवन, ना मैं न कोई और, एल्स मीन्स दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स मीन्स ऐसे थॉट्स जिन पर हमने अच्छा खासा सोच विचार किया हो, मीन्स डीप थॉट्स, आवर इंसाइटफुल थिंकिंग्स। तो जब वो डायरी में लिखेगी तो सोच विचार कर ही लिखेगी, ऐसा तो है नहीं किसी छोटे बच्चे की तरह से बस पेन पकड़ लिया, जहाँ चल रहा है वैसे खचाते हुए चले गए, नॉट लाइक दैट। तो इस डायरी में जो कुछ भी लिखूंगी वो मेरे वेल थॉट आउट आइडियाज़ होंगे, ओपिनियंस होंगे, डिस्क्रिप्शंस होंगे। कोई भी, ना मैं ना कोई दूसरा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, तो तब तो 13 साल की थी लगभग, तो उसने 13-year-old गर्ल लिखा है अपने आप को। तो 13 साल की लड़की की डायरी को कौन पढ़ना चाहेगा? कोई उसके विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और शायद वो बड़ी होने के बाद खुद को भी ये समझ के कि तब तो मैं छोटी थी, मैंने क्या लिखा होगा, क्या पढ़ना, मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक नर्वसनेस भी थी, और साथ में वो डाउटफुल भी थी कि क्या उसे डायरी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, और लिखने का फ़ायदा ही क्या होगा जब ना मैं पढ़ूंगी ना कोई और पढ़ेगा। इस तरह के विचार उसके मन में यहाँ पर आ रहे थे। ओह वेल, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक झटका सा दिया कि ये क्या नेगेटिव विचार्स मेरे मन में आ रहे हैं। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, अरे तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आई फील लाइक राइटिंग,
मेरा मन कर रहा है लिखने का, मैं लिखूंगी। फील लाइक मीन्स मेरा मन करता है कि मुझे लिखना है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और एक तो यहाँ कारण बता रही है लिखने का कि मेरा मन कर रहा है लिखने का, आई फील लाइक राइटिंग डायरी। और दूसरा ये कि आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मेरी एक और आवश्यकता है, एक और ज़रूरत है जिसकी वजह से मुझे डायरी लिखना चाहिए। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। टू गेट ऑफ माई चेस्ट का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपके मन में भरा हुआ है आप उसे दूसरों से शेयर करके अपने मन को हल्का कर लें। अक्सर कोई चीज़ हमें पता होती है और आप ये वेट करते हैं कि कब स्कूल कल खुले, कब मैं जाऊँ, कब अपनी फ्रेंड्स को ये चीज़ बताऊँ। कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो अपने फ्रेंड से शेयर करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। कभी कोई हमसे गलत काम हो जाता है, हम बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि एक सॉरी शब्द कहने के बाद कितना मन हल्का फील होता है अगर कोई आपको माफ़ भी कर दे, आपकी सॉरी को एक्सेप्ट कर ले। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, दीज आर वेरी गुड लाइन्स। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेशेंस मीन्स धैर्य, सब्र, सहन करने की क्षमता। तो इसका हम क्या मीनिंग लगा सकते हैं यहाँ पर? इसका मीनिंग हम यहाँ पे दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये कि पेपर पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो बहुत ही बोरिंग हो, चाहे बहुत ही हॉरिबल हो, चाहे बहुत ही रिवोल्यूशनरी हो, या हम उसमें गाली क्यों ना लिख रहे हों, रो रहे हों, दुख एक्सप्रेस कर रहे हों, गुस्सा उतार रहे हों, पेपर रिएक्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ पर बहुत ही लिटरेरी ढंग से कहा गया है कि पेपर में बहुत पेशेंस होता है, वो सब बर्दाश्त कर लेता है। और दूसरा अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि पेपर अब आप जैसे लेके बैठे और आप लेके बैठे उस पर कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, पेपर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसे वैसे के वैसे ही उठा के रख दें या उस पर कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा पेपर तब तक वेट करता रहेगा कोई आए और मुझ पर कुछ आइडियाज़ को लिखे। तो एक छोटा सा अर्थ ये भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो यही है कि एन फ्रैंक ये सोचती है कि पेपर पर कुछ भी लिख सकती है। आखिर इसकी ये नीड है क्यों? वाई डज सी वॉन्ट टू राइट इन अ डायरी? क्या उसका कोई फ्रेंड नहीं है क्या? चलिए आगे देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने ये कहावत पे तब गौर करना शुरू किया। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में एक दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत थोड़ा सा निराश थी, डिप्रेस थी, तनाव में थी, स्ट्रेन था मेरे माइंड में, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, तो मैं अपनी दोनों हाथों में अपनी ठुड्डी को लेकर बैठी हुई थी। हम लोग अक्सर जब ब्रूडिंग मूड में होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं, तो इस तरह से बैठ जाते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, एक तो मैं बहुत बोर फील कर रही थी, और लिस्टलेस का मतलब यहाँ पे दिया गया है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मीन्स मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए एनर्जी भी नहीं जनरेट हो रही थी। जब हमारा कहीं मन लगता है तो हमारी एनर्जी भी जनरेट होती है, हमारा शरीर भी एक्टिव हो जाता है। तो शी वाज लिस्टलेस, कुछ भी उसके मन में थॉट्स ही नहीं आ रहे थे। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, यही सोच रही थी बैठ के कि घर में रहूं या थोड़ा बाहर घूमाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, लेकिन फिर मैंने निर्णय लिया, मैं घर में जहाँ थी वहीं पे रुकी रह गई। ब्रूडिंग यहीं पे हम इसको यहाँ पर म्यूजिंग से जोड़ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। ये विचार करते हुए, सोचते हुए, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो मुझे वहाँ पे ध्यान आया कि हाँ, पेपर में बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, और चूँकि मैं कभी इसे किसी और को पढ़ने दूंगी ही नहीं। लेट मीन्स लेट एनीवन एल्स रीड मीन्स किसी और दूसरे को पढ़ने के लिए मौका ही नहीं दूंगी, जो लिखूंगी बस मैं ही पढ़ूंगी उसे। एंड दिस स्टिफ बैग्ड, क्योंकि जो बुक का जो कवर होता है वो हार्ड होता है। स्टिफ मीन्स हार्ड, बैग मीन्स कमर, तो यहाँ पर कवर हो गया इसका नोटबुक का। ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, तो ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है इसे लोग बड़ी शान, बड़े प्राउड के साथ कहते हैं, रिफ़र करते हैं, मीन्स उसको बुलाते हैं, डायरी कह के बुलाते हैं। ग्रैंडली कॉल एज डायरी, तो दुनिया में बहुत सी लोगों की डायरियाँ बड़ी मशहूर हैं, तो डायरी के साथ ये ग्रैंड शब्द यहाँ पे जोड़ दिया एन फ्रैंक ने। ये कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं है। जिस प्रकार से होली बुक्स होती हैं जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, वो भी पुस्तकें ही होती हैं, डायरी को उससे कम मत समझिए। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, हाँ मैं अपनी डायरी को पढ़ने के लिए दे सकती हूँ किसी को। अनलेस आई शुड
एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई अपनी एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सच्चा मित्र किसी खजाने से कम नहीं होता, लेकिन वो खजाना, वो सच्चा मित्र सबको नसीब भी नहीं होता। यही सोच रही थी एन फ्रैंक भी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, बिट मीन्स थोड़ा सा, स्लाइट, लाइट। इट प्रोबेबली मीन्स शायद, मे बी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और अगर कोई रियल फ्रेंड मिल भी जाए तो रियल फ्रेंड तो समझो अपना होता है, दो जिस्म एक जान की तरह से, तो उसे मैं पढ़ने के लिए दे भी सकती हूँ, और मैं पढ़ूँ चाहे वो पढ़े, इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इट वॉन्ट मेक बिट ऑफ डिफरेंस मतलब थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता। एन फ्रैंक यहाँ पर इस तरह की बातें करती है। और यहाँ पर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब जब तक उसे डायरी मिली थी तब तक उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वो बातों को शेयर कर सके। तो यहाँ पर अब नीड समझ में आ रही है कि वाई डिड सी नीड आ डायरी। जिसके पन्नों में बहुत पेशेंस है, अब वो अपनी बातों को लिख सकती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस लौटती हूँ अपनी बातों की तरफ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि कोई सडन एक्शन लेने के लिए कोई इंस्पिरेशन, कोई स्टिमुली आपको मिले, अचानक किसी चीज़ का ख्याल आ जाए, कि पता चला कि दूध उबालने के लिए रखा गया किचन में और दूध उबल रहा है, आप किसी काम में लग गए, अचानक ध्यान आया, अरे अरे दूध रखा हुआ है, तुरंत भाग के गए। प्रॉम्प्ट में इस तरह की बातें होती हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब मैं वापस लौटती हूँ और अब ये बताती हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, जिसने अचानक मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में आई कि हाँ मुझे डायरी रखनी चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार जब मेरे अंदर ख्याल आया कि हाँ मुझे डायरी रखनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए, आखिर वो कौन सी बात थी, किस चीज़ ने मुझे डायरी मेंटेन करने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है ना, यानी वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। एंड आई विल आल्सो कॉल अपॉन स्टूडेंट्स कि यू मस्ट हैव, इफ़ नॉट मस्ट देन यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज़। कम से कम एक डायरी मेंटेन करिए, लॉक लगाइए उसके अंदर। अगर उसकी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं तब तो आप डायरी मेंटेन करिए। उसमें 100% जो भी मन में आता है आप डायरी को अपना फ्रेंड समझकर सब कुछ लिखा करिए उसमें। और फिर आप देखिए कभी आप दोबारा जब पलट कर उसे पढ़ेंगे कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। रोज़ ना लिख सकें तो उसमें डेट डालिए जिस दिन आपके पास समय हो, और आप उसे लिख कर तब सोइए। तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कभी आपको जब डायरी लिखने के लिए मिलती है तो आप कितना खुलकर लिखते हैं उसके बारे में। अगर आप नकल नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो। मैं अक्सर किसी ऐसी एप्लीकेशन में जाता हूँ, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर तो एक प्रकार से उनका एडवर्टीज़मेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि डायरी राइटिंग, तो उसको मैं ज़रूर अटेम्प्ट करता हूँ और बहुत ही इन्जॉय करके लिखता हूँ। तो मैं भी स्टूडेंट्स यही कहूँगा कि जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ मेंटेनिंग अ डायरी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है ना। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलिए मैं आपको और अच्छे ढंग से इसे स्पष्ट तरीके से समझाती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13 ईयर ओल्ड गर्ल, क्या वजह है ना कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। दरअसल ये अभी छोटी है, और अक्सर ऐसी उम्र में जब हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता या हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें समझते नहीं हैं, तो हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। थोड़ा इमेच्योरिटी होती है उस वक्त। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं दुनिया में कोई नहीं है, मम्मी पापा भी मेरे को नहीं समझते, ऑल दीज थिंग्स। एनीवे, हमें तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, एंड आई एम नॉट। तो अब यहाँ क्या हम समझें, इसको यहाँ पे आप देखिए, नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की दुनिया में इतनी अकेली है। और क्या बताऊँ, मैं सच भी हूँ भी तो नहीं ना अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे कितने प्यारे प्यारे मेरे माता पिता हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरी एक 16 साल की बहन है जो कि इसकी बड़ी बहन थी, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और कुल मिला के लगभग 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ, अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, मेरे आंट्स हैं, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस, देखिए सरफेस पे समुद्र में लहरें नज़र नहीं आती, जबकि गहरे बहुत ही लहरें चलती रहती हैं हमेशा। तो ऊपरी तौर पे बाहर से जो कुछ नज़र आता है उसे हम कहते हैं ऑन द सरफेस। अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता। तो अंदर से तो बेचारी अकेली है ना, ऊपर से लगता है कितने लोग उसके साथ हैं। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन ट्रू फ्रेंड, यानी ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है, लोग ये समझते होंगे, मुझे भी खुद भी लगता है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, घर है, फैमिली है, प्यार करने वाले लोग हैं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड,
सिर्फ एक कोई सच्चा मित्र नहीं है। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हम कर सकते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, खासकर जिस एज में ये है और ग्रो अप होते हैं, तो उनका अपना एक पीयर ग्रुप बनता है। उस पीयर ग्रुप का मतलब होता है उनकी फ्रेंड सर्किल बनती है और उस सर्किल की बातों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने पीयर ग्रुप के लोगों की बातों को मानने के लिए उन्हें पेरेंट्स की बातों को भी डिसोबे करना शुरू कर देते हैं। चाहे उन्हें दुनिया के लोग कितना ही प्यार करें, लेकिन उनके हम उम्र जो मित्र होते हैं, अगर वो उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दें तो बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं। वो उन्हीं के बीच में रहना पसंद करते हैं, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कोई मित्र इसका नहीं था। देखिए उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी एक मित्र को ढूंढ रही है वो। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे रिलेशंस पहले से ही बन जाते हैं। हमारे माता पिता और भी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली मेड, वी फाइंड देम रेडीमेड रिलेशंस। लेकिन जो फ्रेंड है वो हम यहाँ पर बनाते हैं, वो हमारा खुद का क्रिएशन होता है। तो उस क्रिएटिविटी को वो ढूंढ रही थी और उसे कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे फ्रेंड्स नहीं होंगे, मैं स्कूल जाती हूँ तो ज़रूर मेरे फ्रेंड्स होंगे। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, मुझे बस इतना ही ख्याल आता है। ऑल आई थिंक अबाउट मीन्स मुझे बस इतना ही ख्याल आता है व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, कि मैं उनके साथ एक अच्छा समय बिताऊँ, उनके साथ इंजॉय करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने आप को राज़ी नहीं कर पाती, अपने मन को मना नहीं पाती, उस स्तर पे ला नहीं पाती। टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी। देखिए बट का मतलब यहाँ पे है एक्सेप्ट, तब आपको क्लियर होगा। अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, कि मैं उनके साथ बस वही रोज़मर्रा की बातें करती हूँ, नॉर्मल बातें करती हूँ, ऑर्डनरी थिंग्स। इसके अलावा मैं उनसे कुछ भी बात नहीं कर पाती। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि या तो उसकी फ्रेंड्स उस लायक नहीं होंगी या एन फ्रैंक की एक कमी होगी, एक वीकनेस होगी उसके माइंड में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। वी डोंट सीम टू बी, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग बहुत क्लोज आते हैं या आ सकते हैं या क्लोजर हैं। कोई बात मन में आए और बताने की कोशिश करूं तो मैं बता नहीं पाती उनको। इसका मतलब ये है कि क्लोजनेस नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। एन फ्रैंक ने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, तो इसे हम ये मान के चल सकते हैं कि एन फ्रैंक जिस लेवल का फ्रेंड चाहती थी वो उसे नहीं मिल रहा था। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, और फिर वो कहती भी है बड़ी सादगी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, हो सकता है कि मेरी फॉल्ट हो, मेरी अंदर कमी हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग कभी एक दूसरे में कॉन्फाइड करते ही नहीं है। देखिए कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें हम सारी बातें अपने एकदम शेयर कर दें, डाल दें अपने मन की, निकाल के उसके मन में बातें, कि वो मिले तो देखो मैं सब बता दूंगी उसको, सब बता दूंगा उसको, ऐसे व्यक्ति को विश्वास पात्र कहा जाता है, जिसमें हम अपनी चीज़ों को पूरी तरह से पूरी विश्वास के साथ बता सकें, कन्फाइड कर सकें। कन्फाइड के बाद इन प्रीपोजिशन आता है, कन्फाइड इन ईच अदर। तो मेरे वो मित्र जो थी, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एक दूसरे में विश्वास कर सकते हैं, हर बात शेयर करने की बात आए तब। इन एनी केस, यानी किसी भी मामले में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें बस ऐसे ही हैं, मामला कोई भी हो, हर हाल में ऐसा ही लगता है जैसा यहाँ एन फ्रैंक ने बताया। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज। अब यहाँ पर उसने अपने के लिए तो प्रयोग नहीं किया, और हम इसके दो अर्थ लगा सकते हैं, दे आर नॉट लायबल टू चेंज। एक तो उन लड़कियों के लिए हो सकता है जो उसकी फ्रेंड्स हों, कि उनमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लायबल का मतलब यहाँ हम ले सकते हैं कि पॉसिबिलिटी होना, कि कभी संभव हो पाएगा कि वो बदल पाएंगी। या हम ये मान सकते हैं कि जो भी चीज़ें जिक्र कर रही है यहाँ पे, थिंग्स, कि हम खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन हम अपनी बातों को उस तरह से शेयर नहीं कर सकते जैसे एक दूसरे पे विश्वास करके किया जा सकता है। तो ये जो हालात है ना, ये बदल भी नहीं पा रहे हैं और बदलने की कोई संभावना भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, और इसलिए मैंने डायरी में लिखने का निर्णय लिया, डायरी में लिखना शुरू किया। तो डायरी को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। टू इन्हेंस, इन्हेंस का मतलब होता है कि और रिच कर देना किसी मामले में, हर मामले में, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई आर्ट हो, उसको और अच्छा कर देना। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। देखिए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इट इज़ अ पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, जिसका बहुत समय से इंतजार हो, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो वो फ्रेंड जो मेरा रियल फ्रेंड होगा कभी, उसका बहुत दिनों से इंतज़ार है। तो अब मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक तो यही बताती चली आ रही है कि नहीं मिल रहा रियल फ्रेंड, नहीं मिला। तो अब मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इन माई इमेजिनेशन, आखिर रियल फ्रेंड ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, मिला तो है नहीं। तो खाली कल्पना जगत में ही सब विचरण कर रही है, घूम रही है, इमेजिनेशन में ही बातें हैं, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे वैसा होना चाहिए।
आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन। देखिए हम बस ऐसे ही लिख के लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं, बस ऐसे लिखना शुरू कर दे, जॉट डाउन। तो नोट डाउन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं बस इस डायरी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत से लोग लिखा करते हैं। तो डायरी में अक्सर लोग फैक्ट्स बहुत मेंशन करते हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे अपनी फ्रेंड किटी बुलाऊंगी। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि किटी उसकी इमेजनरी फ्रेंड है, यानी हम ये कह सकते हैं किटी उसकी इमेजनरी गर्ल फ्रेंड है, और वो डायरी को अपनी फ्रेंड मान के सारी बातें इसको लिखेगी, बताएगी। ये एक्सरसाइजेज हैं, अगर इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो 2 कारण यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग इन एनी डायरी, एंड सेकेंड, नो बडी विल बी इंटरेस्टेड, नाइदर शी नॉर एनी वन एल्स, टू रीड वॉट शी विल राइट इन द डायरी। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी real friend. So diary will act her friend, and she will be able to share everything with her friend Kitty. That is the diary. Why did Anne think she could confide more in a diary than in people? It is just because she did not find anyone in whom she could confide and share things. Though she spent time with them, enjoyed with them, but she did not find anyone like a real friend. Since no one would understand a word of my stories to Kitty. ये जो किटी को मैं कहानियाँ सुनाऊंगी ना, कितना लिखूंगी, कितना बोलूंगी, उससे बातें करूंगी, कोई समझेगा ही नहीं, एक भी शब्द समझ में आने वाला नहीं किसी के। इफ़ आई वर टू प्लंज, देखिए आई के बाद वर आया है, तो इस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसकी जगह हम काश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, तो यहाँ पे फ्रेज का प्रयोग हुआ है, प्लंज राइट इन, जिसका मतलब होता है कि बिना कोई भूमिका बताए हुए सीधा टॉपिक पर आ जाना। अगर मुझे सीधा टॉपिक पर आना हो कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे कहना हो, तो मैं ये कहूँगी आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मुझे इस डायरी में पहले अपना थोड़ा सा जीवन के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। अभी उसने कहा था कि फैक्ट्स नहीं लिखूंगी, लेकिन यहाँ वो लिखना चाहती है मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और यहाँ पे कन्फ्रंट भी कर रही है, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यानी मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं फैक्ट्स लिखूं, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली स्वीकार कर रही है वो कि आई डोंट लाइक टू स्केच माई लाइफ बट आई हैव टू। शायद डायरी में ये होना चाहिए, जो लिख रहा है डायरी उसके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, दुनिया के सबसे प्यारे फादर, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, फेथ हो, विश्वास हो, जिसे हम बहुत ज़्यादा एडोर करते हो, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हो, प्यार करते हो। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, शायद दुनिया में जितने पिता मैंने देखे और लोगों के, सबसे ज़्यादा बेस्ट फादर मेरे हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, जब तक 36 साल के वो नहीं हो गए उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी। एज सी वॉज 25, तो देखिए यहाँ पे लगभग 11 ईयर का गैप है। माई सिस्टर मागो, अब उसकी बहन का नाम था मागो, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, तो फ्रैंकफर्ट सेंट्रल जर्मनी में है, बहुत बड़ा सिटी है। हरा बर्बाद हो गया था ये विश्व युद्ध में, लेकिन दोबारा जर्मनी तो जाना ही जाता है कि 2 बार विन हुआ दोनों विश्व युद्ध में, और दोबारा फिर से बन के तैयार हो गया। 1926 में मेरी बहन का जन्म हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, तो 27, 28, 29 लगभग 3 साल का गैप था मागो और एन फ्रैंक के बीच में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, 4 साल तक मैं अपने जीवन के पहले 4 साल तक तो मैं फ्रैंकफर्ट में रही, मीन्स जर्मनी में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में हॉलैंड चले गए मेरे पिताजी। ये 1933 वही ईयर है, आपने क्लास 9 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हिटलर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई थीं, और यहीं से हिटलर का जर्मनी में शासन शुरू होता है और 1945 तक ये चलता है, जब तक कि उसने अपनी आत्महत्या नहीं कर ली। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये नाम है एन फ्रैंक की माँ का, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, तो वो भी चली गई उनके साथ इन सेप्टेम्बर। वाइल मागो एंड आई वॉज सेंट टू एक्शन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, इसका मतलब पेरेंट्स तो वहाँ चले गए और इन दोनों बहनों को ग्रैंड मदर के पास छोड़ा जाना था। मागो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मेरी बड़ी बहन दिसंबर में हॉलैंड गई, यानी अभी रह गई है ये एन फ्रैंक।
एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में वहाँ गई। इसका मतलब ये है कि वहाँ पेरेंट्स जाकर ये देखना चाहते थे कि कैसे हालात हैं, फिर हम अपने बच्चों को बुलाएंगे। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, मीन्स टेबल बिछा हुआ है और जैसे लगे कोई चीज़ ऐसे ला के रख देना उसके ऊपर। सो प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो वहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर पहले से ही थी, और भी लोग थे, और फिर किसी को पता नहीं था या पता भी रहा होगा, मैं वहाँ पहुँची और मुझे ले जाकर टेबल पे बिठा दिया गया, क्योंकि छोटी थी, वो बेबी थी और मार्गो का बर्थडे था उस समय। तो मैं एक बर्थडे गिफ्ट की तरह वहाँ पर पहुँची। और छोटे बच्चों को कितना प्यार करते हैं लोग। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी। स्टार्टेड राइट अवे का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मैंने वहाँ पहुँचने के बाद ही मुझे कहीं एडमिशन दिला दिया गया मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 साल तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने वहाँ पर फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म, जब मैं छठी क्लास में पहुँची, माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रश द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। देखिए यहाँ बड़ी पोइटिक लाइन्स है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और जब हमारे बिछड़ने का समय आया तो हम दोनों रो रहे थे। इट शोज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हेड मिस्ट्रेस मिसिस क्यूप्रश एंड दिस गर्ल एन फ्रैंक। वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने एक दूसरे को फेयरवेल किया, एक दूसरे से विदा ली, लेकिन भारी मन से हमने विदाई ली। इन द समर ऑफ 1941, देखिए यहाँ पर एक स्कूल का छोटा सा इंसिडेंट जिक्र किया जहाँ पर दोनों कितने क्लोज थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, मेरी दादी बीमार पड़ गई 1941 में, गर्मियों के मौसम में। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा बर्थडे, चूँकि जून पड़ता है ना गर्मी में, तो मेरा बर्थडे जो है वो बिना किसी सेलिब्रेशन के चला गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता हाउ ऑफन, कितना ज़्यादा, यानी अक्सर, आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती रहती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी जब वो डायरी लिख रही है, जिस समय इन शब्दों को लिख रही है, तब तक की बात है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो 1942 के जून में जो बर्थडे पड़ रहा होगा एन फ्रैंक का, उसका जिक्र है। वॉज इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब यहाँ पे हम लगा सकते हैं मेंट, यानी उसका जो मकसद था वो ये था टू मेक अप फॉर द अदर। मेक अप फॉर का मतलब होता है किसी कमी को पूरा करना। द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो अब इस बर्थडे पर एक सदस्य नहीं था, वो था ग्रैंड माँ, जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो ग्रैंड माँ की कमी को पूरा करने के लिए एक कैंडल वहाँ पे जलाई गई कि जैसे वो वहाँ पर हो। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, चारों लोग, हम लोग अभी भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20th जून 1942, और इसी तरह से हम लोग हंसी खुशी रहते हुए 20 जून 1942 की डेट तक पहुँचे। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलम का मतलब होता है कि सीरियस, डिटर्मिन्ड और बहुत ही ऑनेस्ट, मतलब दिल से जो चीज़ जुड़ी हो वो सोलम है। साइलेंस हो, अगर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो तो सोलम हो जाएगी। प्रॉमिस करते हो, अगर बहुत ही गहरे दिल से किया है तो सोलम प्रॉमिस हो जाएगा। कोई प्रतिज्ञा करते हो और दिल से प्रतिज्ञा करते हो कि हाँ पूरा करना है, तो सोलम प्लेज हो जाएगी। डेडिकेशन मतलब जिसे हम डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट है 20 जून 1942। तो वहाँ पर जो हमने बताया कि सोलम डेडिकेशन का जो मीनिंग बताया था, उसको यहाँ पर थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे कि वो जो डायरी मुझे बर्थडे पे मिली थी 12 जून को, आज उसमें कुछ शुरुआत करने का दिन था। इस तरह से सोलम डेडिकेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी सीरियस वे में। ऐसा नहीं कि बस आज लिखा फिर बाद में नहीं लिखेंगे। तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, वेल थॉट आउट प्रोसेस के तहत डायरी को शुरू करने का दिन आ गया था। डियरेस्ट किटी, कितनी खुशी खुशी वो अपनी डायरी को किटी संबोधित कर रही है। आवर इंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट। नाउ अगेन यहाँ पर ये एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, यानी डर से घबरा जाना, कांपना, कांप ना भी रहे हों तो बहुत ज़्यादा घबरा जाना। आवर इंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट, पूरी क्लास डरी हुई है, घबराई हुई है। द रीज़न ऑफ कोर्स, कारण, बेशक, इसका मतलब पहले से ही पता था क्या कारण होता है। इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड, आगे आने वाली कोई मीटिंग थी, तो अक्सर ये मीटिंग होती थी, इसलिए यहाँ लिखा है कि बेशक वो मीटिंग जिससे हम लोग घबरा जाते थे। इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर्स ये फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास में कौन कौन जाएगा।
मीन्स ये प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिजल्ट कार्ड का दिन था और ये हर साल आता ही होगा, इसलिए यहाँ पे ऑफ कोर्स शब्द का प्रयोग किया गया है कि बेशक क्यों डरे हुए थे। फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे वापस रोक लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, यानी वो फेल हो जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, अब कई लोग तो लगभग आधी क्लास शर्त लगाने में बिजी है, वो फेल होगा, मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, ये सारी चीज़ें शर्त, बच्चों में होता है सब कुछ। जी एंड आई लाफ आवर सेल्स, तो ये कोई होगी उसकी फ्रेंड, एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली, वैसे सिली को हम मूर्खता से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे हम। ऐसे मौके पर भी जहाँ पे घबराहट होनी चाहिए, हम लोग खूब हंस रहे थे, खूब खुलकर हंस रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया लाफ आवर सेल्फ सिली, यानी लाफिंग प्रोफ्यूजली इन एन अनकंट्रोलेबल वे एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। वो भी किस पे हंस रहे थे, पीछे जो दो बच्चे बैठे हुए थे, दो लड़के बैठे हुए थे उन पर, सियन एंड जैक्स, हु हैड स्टैक देयर इंटायर हॉलीडेज। यहाँ पे स्टैक को हम यहाँ पे जो इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है उसी को लेंगे, यानी एक प्रकार से अंदाज़ा लगाना, गैम्बलिंग करना और उस पर शर्त लगाना कि देखते हैं कौन सही निकलता है। तो इसलिए हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, तो जो भी हॉलीडे की सेविंग्स होती हैं, घर से मिला करती है पॉकेट मनी वगैरह, उसको बचा के रखा गया था ऑन देयर बेट, कि भाई दोनों में से ए और बी है, तो अगर ये शर्त हारेगा तो ये पैसा देगा, ये हारेगा तो ये पैसा देगा। तो दोनों के बीच में जो शर्त लगी है, इसी के लिए यहाँ पे स्टैक्ड वर्ड प्रयोग हुआ है। दोनों ने अपनी चाल चली हुई थी कि मैं कहता हूँ ये होगा, वो कहता है वो होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़, सुबह से लेकर शाम तक इट इज़, बस यही होता रहता है। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, नहीं 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 मैं नहीं पास होने जा रहा हूँ, यस यू आर, हाँ तुम होने जा रहे हो। ये दोनों लोग यही सब करते रहते थे, नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं होने जा रहा हूँ। मतलब ये भी है कि उसको पास होने के लिए दूसरा कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा। बच्चे हैं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबस्ट, यानी जो उसकी फ्रेंड है जो उसके साथ बैठती होगी, जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज, तो वो उनको चुप कराने के लिए कहती होगी प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, रिक्वेस्ट के मूड में। अब माई एंग्री आउटबस्ट, और जब वो लोग इस तरह से करते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, तो दोनों सुनकर इसमें से वो तो प्लीडिंग हो जाती थी थोड़ी सी रिक्वेस्ट के मूड में, और एन फ्रैंक गुस्सा होके, जब आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मुंह से कुछ बोल देते हो, देन आउटबस्ट, एक गुब्बारा है अचानक फूट गया, आउटबस्ट हो गया, अचानक फूट पड़ा। तो मेरा गुस्सा और उसकी प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, ये सब इन दोनों की बातों को सुनकर होता था। कांट काम देम, तो भी वो लोग शांत नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो ना, देयर आर सो मैनी डमीज़, इस क्लास में इतने ज़्यादा डमीज़ हैं, यानी मूर्ख लोग, स्टूपिड पीपल हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वुड बी केट बैक, कि लगभग 25% लोग को तो रोक ही लेना चाहिए। इसका लो एन फ्रैंक इंटेलिजेंट थी, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो यहाँ फिर उसने टीचर पे कमेंट किया, जिसके भविष्य के बारे में ना बताया जा सके वही है अनप्रिडिक्टेबल। क्रीचर्स मीन्स प्राणी, तो इस पृथ्वी पर जो प्राणी पाए जाते हैं उसमें से शिक्षक नाम की जो प्रजाति है वो क्या करेगी कोई नहीं जानता। यहाँ पे बात है किसे पास करेगी किसे फेल करेगी, ये फ्रेटर्निटी टीचर्स की। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, मतलब जो उसकी सहेलियाँ थीं, एंड माई सेल्फ, मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। और हाँ, गर्ल्स तो वैसे ही बहुत डिसिप्लिन होती हैं, दे आउट परफॉर्म बॉयज़, हर साल रिजल्ट निकलता है तो देखिए आउट परफॉर्म कर देती हैं। वी विल मेक इट, हम लोग तो कर ही लेंगे, मतलब वी विल मेक इट, वी विल सक्सीड। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, हाँ मैथ में कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। एनीवे, लेकिन फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, अब तो भाई हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्या होने वाला है उस मीटिंग का। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को यही समझाते रहें, देखो हिम्मत नहीं हारना है, डोंट लूज़ हार्ट। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, गेट अलॉन्ग का मतलब प्रिटी वेल मतलब ठीक ठाक, गेट अलॉन्ग मतलब मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, कुल मिला के 9 हैं, यानी बड़ा स्कूल नहीं था, या हो सकता है कि जो टीचर्स उसको पढ़ाते हैं उनकी संख्या 9 हो। 7 men and 2 women, मिस्टर खी सिंह, अजीब सा नाम है। द ओल्ड फगी, यहाँ मीनिंग दिया गया है कि कोई ओल्ड फैशन्ड पर्सन हु टीचर्स मैथ्स, वो मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। फॉर एजेस, युगों युगों से, अब कितने साल की उम्र थी ही इसकी, तो जब हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो चीज़ हमें अगर 1 मिनट भी बर्दाश्त करनी पड़े तो हमें लगता है बहुत टाइम हो गया। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान थे मुझसे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत बात करती थी ना। एन फ्रैंक बातूनी थी,
स्कूल में बातें किया करती थी, ये मैंने शुरू में बता दिया था आपको। और जो उसकी बड़ी सिस्टर थी वो इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में भी ठीक थी, और एन फ्रैंक लाइवली थी काफ़ी ज़्यादा, भविष्य के सपने देखती थी। अभी हमने कोट पढ़ा था जहाँ पर वो हॉलीवुड जाने की बात करती थी, पेरिस जाने की बात करती थी, राइटर बनने की बात करती थी, मैं ऐसी दिखनी चाहती हूँ हमेशा, इस तरह की बातें करती थी। देखिए डायरी लिख रही है इतनी कम उम्र में। आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत बात करती थी ना। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कितनी मुझे चेतावनियाँ दी जाती थी फिर भी मैं बात करती रहती थी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो काफ़ी वार्निंग देने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, जो नॉर्मल सब लोगों को मिलता है उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक टॉपिक दिया, ए चैटर बॉक्स। वैसे बॉक्स हो गया, बक्सा, चैटर मीन्स खूब बातें करने वाला, बकवास करने वाला, तो चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए कहा गया। ए चैटर बॉक्स टॉपिक, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकती है अबाउट दैट। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई वुड वरी, ये एन फ्रैंक अपने मन में सोच रही, अब मैं इसकी चिंता बाद में करूँगी, इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया कि अभी तो इसे बंद करो। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, तो मैंने नोटबुक में टाइटल लिखा जो टीचर ने दिया था, यानी अ चैटर बॉक्स। टक्ड इट, उसे मोड़ कर आराम से, इन माई बैग, अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, शांत बैठने की कोशिश करने लगी, यानी होमवर्क मिल गया उसने चुपचाप रख लिया, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना सारा गृहकार कर चुकी, द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आई, तब मेरी नज़र पड़ी उस एस्से के टाइटल पर जिसे मुझे लिखना था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो अक्सर होता है ना, कभी उंगली चबा रहे हैं, कभी पेन का, पेंसिल का पिछला हिस्सा मुंह में डाल के चबाते रहते हैं और सोचते रहते हैं। अक्सर आइडियाज़ भी तब बहुत अच्छे आते हैं। एनीवे, मैं फाउंटेन पेन का पिछला हिस्सा, लेकिन यहाँ पे टिप लिखा गया है तो अब क्या माना जाए, अगला हिस्सा जो कुछ भी है, चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव, रैम्बल का मीनिंग यहाँ दिया गया है कि कुछ भी मन में आए बस आप लिखते जाओ, पन्ना तो भर ही जाएगा, आखिर काम ही तो दिखाना था। बच्ची हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा क्या लिखूँगी, क्या उम्मीद करेंगे मुझसे, चल जाएगा काम। तो एनी वन कुड रैम्बल ऑन, तो कोई भी बहुत आसानी से कुछ भी लिखकर काम चला सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और उसके बाद वर्ड्स और वर्ड्स के बीच में काफ़ी गैप दे के लिख सकता था जिससे कि लंबा ऐसे दिखाई दे। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज, लेकिन यहाँ पे जो बात थी वास्तव में, जो ट्रिक थी, जो चालाकी मुझे दिखानी थी, वाज टू कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंसिंग जो आपको विश्वास दिला दे किसी चीज़ का, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स तर्क वितर्क, लॉजिक। अच्छा, अब बात समझ में आई, यानी वो इस चैटर बॉक्स टॉपिक को भी इस्तेमाल करना चाहती थी अपने फेवर में। तो ट्रिक ये थी कि मैं कुछ ऐसा तैयार करूं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखूं, लॉजिक दूं कि कोई उन्हें काट ना सके, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वाह भाई वाह, वो उस चैटर बॉक्स यानी बातूनी बक्सा यानी बातूनी व्यक्ति को चैटर बॉक्स कहा जाता है। तो वो इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे लिखकर ये साबित करना चाहती थी कि बच्चों के लिए बात करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें बात करने देना चाहिए, टॉकिंग की नेसेसिटी कितनी ज़्यादा है। आई थॉट एंड थॉट, तो मैं सोचती रही कि मैं कैसे साबित करूं कि टॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर मुझे अचानक आइडिया आया। आई रोड 3 पेजेस, 3 पेजेस लिख डाले मैंने। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, तो जो उन्होंने टॉपिक दिया था उस पर मैंने लिखा, एंड वाज सेटिस्फाइड, और लिखने के बाद संतुष्ट भी हो गई कि अब इनके पॉइंट्स के बाद ये साबित हो जाएगा कि टॉकिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उसमें ये सब लिखा था कि बात करना तो स्टूडेंट के लक्षण होते हैं, मतलब क्लास में फिर बच्चे बात करते रहे, उन्हें करने देना चाहिए। ट्रेट मीन्स लक्षण, स्वाभाविक लक्षण जो होते हैं। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ये बहुत ही ह्यूमरस लाइन्स हैं कि मैं कोशिश भी करूँगी कि ये जो लक्षण है, एक तो कह रही है कि नेचुरल ट्रेट है तो इसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात करने की जो ये हॉबी है इससे मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके रखूँ, हालांकि मेरा राइट बनता है, मेरा नेचुरल ट्रेट है। इस तरह से उसने तर्क रखे अपने। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, उसके बाद ये भी कह रही है, लेकिन मैं शायद कभी भी, मतलब आगे जीवन की भी बातें गिना दी, कभी भी, क्योर मीन्स इलाज, माई सेल्फ मतलब अपना, ये जो बात करने की जो आदत है ना मुझे, मैं, अगर ये बीमारी है, मतलब वो टीचर को लॉजिक के मामले से समझा रही है, इस बीमारी का इलाज है नहीं मेरे पास, मैं इस अपनी आदत को रोक नहीं पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड, मेरी माँ बहुत बात करती थी, एज मच आई डिड, जितनी कि मैं बात करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, क्या बात है, कह रही है कि जितनी मेरी माँ बात करती थी
उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी तो कर ही लेती हूँ, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आखिर ये पैदाइशी और पैतृक गुण है ना, इनहेरिटेड ट्रेट है। सो नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल भी हुआ है। ये तो हमारी पुश्तैनी आदतें हैं, पूर्वजों से मिली हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं कंट्रोल में करके रखने की कोशिश करूँगी। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ। मिस्टर कीसिंग हंसने लगे। चलिए, कम से कम ओल्ड फैशन व्यक्ति था, लेकिन इसे लाइटली ले रहा था। एट माई आर्ग्यूमेंट्स, गुस्सा नहीं हुए, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। तो जब नेक्स्ट लेसन पढ़ाने की बात आई तो फिर मैं प्रोसीड हुई बात करने के लिए, यानी बात करने का मेरा मन किया। ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे दूसरा एस्से दे दिया। यानी अजीब तरीका निकाला था कि अगर बात करूंगी तो ऐसे दे देंगे। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने इसके साथ एक एट्रीब्यूट लगा दिया चैटर बॉक्स के साथ, इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। आई हैंडेड इट इन, मैंने भी उसे लिखा और उन्हें थमा दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। इसका मतलब उसने पता नहीं क्या उसके अंदर लिखा था कि अगले 2 लेसन्स तक मिस्टर कीसिंग ने मुझे टोका ही नहीं, यानी उन्हें मुझसे कोई शिकायत ही नहीं हुई। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, इसका मतलब हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एन फ्रैंक इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो टीचर्स को भी शांत करने की ताकत अपने लॉजिक से रखती थी। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि एक बहुत छोटा बच्चा था, केजी का था, तो रूरल एरिया में विद्यालय था। तो उससे मैंने देखा कि टीचर समझा रही थी, उनकी लेडी टीचर, कि जब हमें टॉयलेट के लिए जाना हो तो हमें कहना चाहिए कि मिस मे आई गो टू बाथरूम। तो अब वो लंबा सेंटेंस हो गया और बच्चा छोटा था और समझ नहीं पा रहा था, तो उसने सीधा सा जवाब दिया, मैडम अभी तो लगी ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसे हाजिर जवाब बच्चे होते हैं जो शांत कर देते हैं। 2 लेसन तक तो शांत रहे। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जब तीसरा लेसन शुरू हुआ, ही वुड फाइनली हैड इनफ। तब तक बहुत हो चुका था, बहुत बर्दाश्त कर चुके थे वो। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। अब यहाँ पे कोटेशन मार्क का मतलब ये है कि उन्होंने डायलॉग्स बोले यहाँ पे एक सजा के तौर पर, वो भी क्लास में बात करने के लिए। राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, ऐसे लिख के लाओ क्वैक क्वैक क्वैक। अच्छा, ये बतख की आवाज़ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी बात 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 करने से रिलेटेड है। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, तो अब यहाँ पे मिस्ट्रेस लगा दिया गया, तो एन फ्रैंक मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स बन गई और मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स क्वैक 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 करती हैं। बड़े इंटेलिजेंट दिमाग लगा के दिया गया टाइटल। तो देख रहे हैं अच्छा खासा मुकाबला हो रहा है। तो क्लास रोल्ड, क्लास हंसने लगी। ऐसा ही होता है, ये हंस रही, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, इसका चेहरा गिरा हुआ। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ रही थी, यानी मैं भी हंसना चाहती थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनिटी। एग्जॉस्ट मतलब थक जाना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके आइडियाज़ लगभग समाप्त हो चुके थे कि अब वो क्या करे। 2 ऐसे तो झेल चुकी थी। माई इंजीनिटी, कुछ ओरिजिनल तरीके से आप कोई चीज़ सॉल्व करते हो, कोई चीज़ नई बना देते हो, उसको इंजीनिटी कहा जाता है। यानी इसमें इन्वेंटिवनेस शामिल होता है, इम्प्रोवाइजेशन शामिल होता है, समथिंग ओरिजिनल एलिमेंट होते हैं। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, चैटर बॉक्सेस वो लिख लिख कर तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी वो। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, उसने सोचा अब कुछ और नया करना चाहिए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना चाहिए, यानी कुछ क्रिएट करना चाहिए। माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड थी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसको पोइट्री बहुत अच्छी आती है। क्योंकि उसे वो प्रेजेंट टेंस में लिख रही है, क्योंकि डायरी लिखते वक्त उसकी फ्रेंड वो रही होगी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग, उसने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा एस्से शुरू से लेके अंत तक खुद ही लिख दूंगी, वर्ड्स में, पोइट्री में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, मैं खुशी के मारे कूद पड़ी। तो जंप फॉर जॉय मतलब कूदना ही नहीं होता, मतलब मेरी खुशी के मारे मेरा ठिकाना नहीं रहा कि चलो मैं तो एग्जॉस्ट हो गई थी, अब ये लिखेगी और पोइट्री में लिखेगी तो समथिंग न्यू होगा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मुझ पर जॉक करना चाहते हैं, मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं। ऑन मी, यहाँ प्रीपोजिशन पे ध्यान दीजिए, जॉक ऑन मी, तो जॉक करना चाहते हैं विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इतना हास्यास्पद, हंसी उत्पन्न करने वाला सब्जेक्ट है ये। बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगी ना कि जोक उन पर ही उल्टा चला जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटेन टू डेथ, लेकिन उनकी मौत हो जाती है, लेकिन दे वर बिटेन टू डेथ बाई द फादर, ओफो, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। ओह माई गॉड, क्या लिखा इन लोगों ने, इतना सेंसिटिव। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जॉक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने जब इसको पढ़ा तो जॉक को उन्होंने सही रूप में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, मतलब पोएम को उन्होंने क्लास को भी सुनाया।
एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें उन्होंने अपने खुद के कमेंट दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और इसके अलावा वो कई क्लासेस में उसका जिक्र करते हैं। कुल मिला के जो टीचर था उनका, वो कोई भी इलविल नहीं पालता था माइंड में, ग्रज नहीं पालता था उन बच्चों के खिलाफ जो बच्चे उसे थोड़ा सा परेशान करते थे, बल्कि उसने इस पोएम की तारीफ़ की। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा, क्योंकि बात दिल में लग गई ना। 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटेन टू डेथ, क्योंकि तीनों बात बहुत करते थे। यहाँ पे फादर की हैसियत से टीचर था, तो क्या वो इतनी बड़ी सज़ा देगा? और जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बात करते 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 थकते नहीं हैं बच्चे, उनका नेचर होता है, ट्रेट होता है। ये चीज़ कीसिंग की समझ में आ गई। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आदमी को डायलॉग से दूर नहीं रहना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, और समझाने में बहुत बड़ा असर होता है। समझा ले गए तो बड़े बड़े लोग समझ जाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से लेके मुझे बात करने की इजाज़त भी दी गई, कोई होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि होमवर्क देने की बजाय मिस्टर के सिंह इज़ ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, आजकल वो जोक ही मारते रहते हैं। तो लास्ट में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस छोटी सी स्टोरी ने, डकलिंग वो बिटन टू डेथ बाई द फादर, उसने इतना बड़ा किसिंग पर असर किया कि उनका नेचर ही बदल गया। अब वो खुद ही जोक मारते रहते हैं, बहुत ही जोवियल मूड में पढ़ाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर उस दिन जो डायरी समाप्त हुई थी योस यानी किट्टी के लिए।